नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि एमओ क्लासेज में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग घटनाचक्र पुनरावलोकन को देख रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था कि संविधान का जो संविधान सभा गठित हुई थी उसमें क्या क्या कैसे कैसे भूमिका उसकी रही। ठीक दोस्तों, आज हम उसके आगे देखेंगे। उसके आगे क्या है हमारा? उसके आगे हमारा है आखिर जो संविधान में सभा गठित हुई, ये संविधान जो उन्होंने वर्क किया उसमें जितनी समितियां थी, समितियों के बारे में, सूचियों के बारे में और स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब ध्यान देना है क्या, संविधान की प्रमुख समितियां कौन कौन समितियां बनी दोस्तों? दरअसल दोस्तों, संविधान जो है कई समितियों के माध्यम से काम किया। जैसे आज इन दिनों में समितियां बनती हैं संसद में, वैसे ही पहले भी समितियां बनी थी। कौन कौन समितियां, उससे संबंधित प्रश्न फिर देखेंगे। पहला कौन सा है? संघीय समिति। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, ठीक। संचालन समिति, राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए, ये प्रारूप समिति है। और बाकी सब सम्मिलित करने के लिए कभी कभी पूछा गया है, हर समय पूछा जाता रहता है। भीमराव अम्बेडकर। और उसके मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति समिति जो थे, उसके अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसकी जो उप समितियां थी, मूल अधिकार समिति के जो उप समिति थी, जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक का एच.सी. मुखर्जी थे। और पूर्वोत्तर सीमांत जिन जनजातीय क्षेत्रों के असम अपवर्तित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र के संबंधित उप समिति कौन थी? गोपीनाथ बारदौली थे। ठीक दोस्तों, और कुछ समितियां हैं। अपवर्जित, आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र के असम और असम के अतिरिक्त जो क्षेत्र है उसके कौन थे? ए.वी. ठक्कर थे। संघीय शक्ति समिति, ध्यान देना, संघीय शक्ति समिति जो अध्यक्ष हुआ करते थे कौन दोस्तों? ये हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं। प्रांतीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति के कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति कौन है दोस्तों? के.एम. मुंशी थे। और सदन की समिति, जो सदन समिति थी, हाउस थे, वो कौन? पी पट्टाभी सीतारमैया। और ध्वज, आपको पता है ध्वज जो बना है उसके लिए समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और संविधान सभा के कार्यकाल संविधान सभा के कार्यकाल के संबंधित समिति कौन थे दोस्तों? जे.बी. मलवंकर थे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। कुछ और समितियां देख लीजिएगा। स्टेट संबंधित समिति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र के अल्लादी आर कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन क्या है। जो ध्यान देना है, 19 अगस्त 1947 में क्या हुआ? प्रारूप समिति गठित की गई थी, और जिसको इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे। अंबेडकर जी को लेकर कुल 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादिया कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान। बाद में क्या हुआ दोस्तों? जो बी.एल. मित्र का जो बी.एल. मित्र और एन माधव के स्थान पे डी.पी. खेतान, बी.एल. मित्र के स्थान पे एम माधव आए थे। और डी.पी. खेतान के स्थान पर कौन आए थे जब इनकी मृत्यु हो गई थी? कौन है? टी.सी. कृष्णमाचार्य आए थे। ठीक दोस्तों, ध्यान देना, ये परिवर्तित किया गया। इसके बाद एक तदर्थ समिति, जो झंडा तदर्थ समिति थी, इसके जो गठन किया गया था, बहुत बार बार प्रश्न पूछा गया है। 23 जून 1947 को हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और इसके जो अन्य सदस्य थे झंडा समिति के, अब्दुल कलाम आजाद थे, सरोजिनी नायडू थे, सी राजगोपालाचारी थे, और के.एम. मुंशी थे। ठीक दोस्तों, और बी.आर. अम्बेडकर भी थे। अगर झंडा समिति पूछा जाए कौन कौन थे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। पूछा है, निम्नलिखित में संविधान सभा के निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। अभी आप लोगों जस्ट ऊपर देखे हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया नियामक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तेजी चलते हैं। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार संबंधित समितियां जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक दोस्तों, अभी जस्ट ऊपर देखें हम लोग, आगे चलते हैं। फिर है संविधान सभा। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक चीज ध्यान में ट्रिक बता रहा हूं, जो केंद्र से संबंधित होगा, केंद्र से संबंधित जो समितियां होंगी
उसके जो अध्यक्ष होंगे नेहरू होंगे। जो राज्य से संबंधित समितियां होंगी उसके अध्यक्ष कौन होंगे? अंबेडकर जी होंगे। जो संसद के संचालन या संविधान सभा संचालन संबंधित समितियां होगी उसके कौन अध्यक्ष होंगे? अक्सर ज्यादातर करके राजेंद्र प्रसाद। आपको भूल जाए तो इतनी अच्छी ध्यान दीजिए। ट्रिक देखते हैं। यहाँ संघ के संघ मतलब क्या? केंद्र की बात कर रहा है तो कौन होगा अध्यक्ष? नेहरू जी थे। फिर ध्यान दीजिएगा और आइए नेहरू जी के बारे में देखें। संघ शक्ति समिति याद रहेगा क्या जवाहरलाल नेहरू जी थे। और अब देखिएगा राजेंद्र प्रसाद जी संचालन संचालन किसका? संविधान सभा जो समितियां चल रही मतलब जो संविधान सभा है उसका जो बैठकें हो रही है संचालन कौन करेगा? भाई अम्बेडकर जी करेंगे। ठीक, सॉरी 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 कौन? राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे। और 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 राजेंद्र प्रसाद कौन है? राष्ट्रीय ध्वज के एक भी राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, इतना चीज ध्यान दीजिएगा। और प्रारूप समिति बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा उसको ध्यान दीजिएगा। और देखिए देखिए अब इसके बाद जो मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा था कि जो प्रांत प्रांत चूंकि पटेल जी क्या थे? गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री। अगर गृह मंत्री स्वाभाविक की प्रांत उनके अंतर्गत आएगा। इसे जो प्रांतीय समिति है तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। ठीक, अब कह रहा है संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? B.R. अम्बेडकर जी थे। आगे चलते हैं। क्या है? संविधान समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बार बार वही प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे चलते हैं। फिर आगे क्या? ये कुछ समितियां हैं उसके अध्यक्ष की बात की। मूल अधिकार संबंधित कौन थी दोस्तों? संघ शक्ति समिति पहले देखें 3 में 2, प्रारूप समिति अम्बेडकर जी और कार्य संचालक समिति कुछ अलग दिया क्या? कार्य संचालक समिति कार्य संचालक समिति जो थे जवाहरलाल वो थे, क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद जी। आपसे इसमें गलत दिया है। कब पूछा गया प्रश्न? ये राजस्थान पीसीएस का, ध्यान दीजिएगा। मूल अधिकार सरदार पटेल, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, संघ समिति संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति कौन थे दोस्तों? B.R. अम्बेडकर। एक चीज ध्यान रखिए, KM मुंशी जो थे संचालन समिति के अध्यक्ष, KM मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। हिंदी व अंग्रेजी व हिंदी के प्रश्नों के संदर्भ में अंतर होने के कारण यह प्रश्न क्या हुआ? गलत हो गया था। ठीक, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों को अल्पसंख्यकों के सलाहकार कौन थे दोस्तों? सरदार पटेल जी थे। इन्हीं के अंतर्गत क्या थे? दोनों समितियां बनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। क्या? सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक वाले दोनों इनके अंतर्गत थे। और जबकि सलाहकार समिति के उप समिति मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। ठीक दोस्तों, ध्यान देना। जो अलग जो उप समितियां बनी थी उसके अध्यक्ष एक JB कृपलानी थे, दूसरे के HC मुखर्जी थे। किसके? अल्पसंख्यक के HC मुखर्जी थे। ठीक है, अगला है B.R. अम्बेडकर के अध्यक्षता में संविधान सभा प्रारूप समिति कितने सदस्य थे दोस्तों? 6 थे। 6 क्यों थे? इसमें जो थे ध्यान दीजिएगा, अम्बेडकर जी को लेकर 7 थे लेकिन 6 ही थे। अब 6 कौन कौन से थे आपको पता है? कौन कौन सा? इनके गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अयंगर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला खान, B.L. मित्र और D.P. खेतान। बाद में क्या हुआ? तो B.L. मित्र के स्थान पर माधव आ गए थे और D.P. खेतान के स्थान पर कौन आ गया था? जब इनकी मृत्यु हो गई थी कृष्णाचार्य आ गए थे। ठीक दोस्तों, आगे चलते। कौन से संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ध्यान देना। देखो अभी गोपाल स्वामी आपने देखा, कृष्ण स्वामी अय्यर देखा, सरदार पटेल भी नहीं थे और जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे। इसका मतलब 1 और 3। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। 1 और 3, आगे चलिएगा। संविधान पांडुलिखन समिति निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। यानी प्रारूप समिति को कौन था? प्रारूप समिति को उसके अध्यक्ष नहीं थे। KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, AK अयंगर थे, सब थे। ठीक, आगे चलते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। कब हुआ था गठन दोस्तों? 29 अगस्त 1947 में। कब हुआ? संविधान प्रारूप के विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 संकल्प पारित करके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इसकी अध्यक्षता प्रदान किया गया। और इसके पहली बार प्रारूप किसने तैयार किया दोस्तों कि संविधान कैसा होना चाहिए? B.N. राव जी ने तैयार किया था। फिर इधर देखिए संविधान की निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ध्यान देना है, पहली बार जो झंडा बना था, भारत के इतिहास में 2 झंडा समितियां हैं उल्लेख किए गए। पहली जो समिति है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन जब हुआ था, इसमें झंडा समिति गठित किया जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। ठीक है, और शेष 6 सदस्य मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू,
डीबी केल का, हरिदकर, पट्टा सीतारमैया, ये सब थे। दूसरा जो तदर झंडा समिति बन रही दोस्तों, उसके जो निमाती परिषद थी, इसका गठन 23 जून 1947 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और जो अन्य सदस्य कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे, सरोजिनी नायडू जी थी, सी राजगोपालाचारी थे, के.एम. मुंशी थे और डॉक्टर अंबेडकर भी थे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हमें देखना है दोस्तों, जो संविधान, चूंकि हमारा संविधान जो है लगभग 60 देशों के संविधान का हमने अवलोकन किया। हमें ये देखना है 60 देशों में ऐसे कौन कौन से देश थे जिनसे हमने हमने संविधान से प्रेरित किया है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, संविधान में दो शब्द आपको मिलेगा, क्या कि संविधान लिया कहां से गया है, दूसरा चीज मिलेगा ने संविधान लिया कहां। जहां शब्द यूज हो रहा है संविधान लिया कहां से गया है, ये एक प्रकार से गलत है शब्द है। क्यों गलत शब्द? इसलिए क्योंकि संविधान हमने लिया नहीं है, बल्कि हमारी जो संकल्पनाएं, हमारी जो चीजें वहां से प्रेरित है। इसलिए अगर कहीं ये वर्ड यूज होता है संविधान लिया गया है, तो एक प्रकार से क्या है, गलत वर्ड का यूज किया जा रहा है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या है, कह रहा है भारत का संविधान अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, कहां से अगर पूछा जाए भारत संविधान का अधिकांश भाग कहां से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से। ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा से संसदीय शासन पद्धति के विधि का शासन और विधि के समझ समता, कौन कौन सा? विधि का शासन और विधि के समझ समता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। मतबंडी प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, और एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया का मतलब यह है कोई कानून कैसे पारित होगा, उसके क्या नियम होंगे, ये चीज कहां से लिया गया दोस्तों? ब्रिटेन से ही लिया गया। लेकिन संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख कहां से लिए गए? सब ब्रिटेन से ही लिए गए। अमेरिका से क्या लिया गया दोस्तों? देखते हैं, उद्देशिका के विचार, ध्यान देगा। जो उद्देशिका, अमेरिका विश्व का पहला देश है जहां पर उद्देशिका जिसके संविधान में लिखा गया, ध्यान देना। अगर पूछा जाए कभी कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां पर उद्देशिका पहली बार लिखा गया, तो क्या होगा आपका? अमेरिका होगा। इसमें पहली बार क्या किया गया? उद्देशिका को लिया गया। तो वहीं से एक विचार लिया गया कि हमारे भी संविधान में क्या होना चाहिए? उद्देशिका होनी चाहिए। लेकिन भाषा कहां से ली गई उद्देशिका की? आपके ऑस्ट्रेलिया से संविधान से लिया गया। ठीक है, अब विधि के समान संरक्षण की अवधारणा और न्याय के पुनर्लोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध, ये चीज कहां से लिया गया दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। मैं ट्रिक बताता हूं इसका याद करने का। जहां न्यायपालिका की बात हो और विधि की बात हो, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात हो, वहां कहां से लिया जाता है? जहां भी न्यायपालिका बात है, चाहे पुनर्लोकन हो जाए, चाहे जो हो जाए, तो क्या होगा आपका? अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या प्रेरित है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहां से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से। डीपीएसपी से बार बार ये वाला प्रश्न जो है, कहते हैं डीपीएसपी वाला बार बार पूछा जाता रहा है। इस कनाडा के संविधान से क्या है? एक सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र का मतलब यह हो गया केंद्रीयकरण की व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब ये होता है जो संघ होगा उसमें राज्यों को भी भूमिका रहेगी। राज्य केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्श जो राष्ट्रपति लेता है वो किसके, कहां से प्रेरित है दोस्तों? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में। अवशिष्ट शक्तियां का मतलब ये होता है दोस्तों, ऐसे ऐसे कानून, ऐसे नियम, ऐसे विषय जिसपे ना तो राज्य सूची में लिखा गया है, ना तो समवर्ती सूची में लिखा गया है, ना तो आपका केंद्र सूची में लिखा गया। अब ऐसे जो विषय आ जाते हैं उस पर जो कानून बनाएगा, उस पर जो बनाने का अधिकार है किसको है दोस्तों? संसद को। ठीक है, आगे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और उद्देशिका की भाषा, व्यापार और वाणिज्य समागम, समवर्ती सूची, इतने चीज कहां लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से आ गया है। ठीक है, और उसके बाद देखिए जापान द्वारा क्या लिया गया है? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की व्यवस्था। और मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो कहां से लिया गया दोस्तों? रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य भी कहां से लिया गया दोस्तों? रूस से लिया गया। और जर्मनी से क्या लिया गया दोस्तों? ये आपका आपातकालीन उपबंध लिया गया। ठीक है, और फ्रांस से क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये जो आपको पता है जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसी में इसको घोषित किया गया कि क्या सभी को स्वतंत्रता चाहिए, समता चाहिए और बंधुता चाहिए। कहां से लिया गया दोस्तों? यहीं से लिया गया। चलिए, संविधान में उद्देशिका का विचार, ध्यान दीजिए विचार है कहां से? यूएसए से। अगर भाषा होती तो कहां से होता? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
ये लिखा ना, भारत में संविधान के उद्देश्य का विचार यूएसए से, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून समझ क्षमता। कानून समझ क्षमता कौन है, कहाँ से लिया गया दोस्तों? ऑप्शन देखिए, पहला ब्रिटेन है, एक चीज ध्यान दीजिएगा आगे, पहला ब्रिटेन है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा ये। जो कानून वित्त के समझ क्षमता जोन है दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? आपका ब्रिटेन से लिया गया है वित्त की समझ क्षमता। अगर होता वित्त द्वारा स्थापित पर किया तो कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। ठीक है, जिसका तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी के लिए एक कानून। मतलब इसका मतलब ये हो गया, वित्त के शासन का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए किसी ने मर्डर किया और एक करोड़पति है, एक जो है गांव का बहुत गरीब इंसान है, तो चाहे करोड़पति हो चाहे गरीब इंसान हो, सबके लिए बराबर कानून है। अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसके लिए फांसी के सब प्रावधानों, जो जेल का प्रावधान हो, सबके लिए समान होगा। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया जाएगा, उसको मतलब कि लटका दिया जाएगा गरीब को, नहीं, सबके लिए समान। ठीक है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू, ये इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है जुडिशियल रिव्यू का, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है दोस्तों, जो विधायिका होती है, संसद हो या विधानमंडल हो, संसद या विधानमंडल में जो राज्यों के लिए है, वो कभी कभी ऐसे कानून बना देती है जो संविधान के जो ढांचा है, जो संविधान ढांचा जो है उसके अनुकूल नहीं होती, यानी उस पर कोई इफेक्ट डालती है। इस स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को यह अधिकार है ऐसे कानून को या इनवैलिड कर दे। इसे कहां से लिया गया दोस्तों? यूएसए से। ये पावर यूएसए के संविधान में है, ध्यान दीजिएगा। न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसका आशय सर्वोच्च न्यायालय विधानों आदेशों को न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है और उन विधानों का आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है। तीन दोस्तों आगे चलते हैं। पुनर्वलोकन कहाँ से? यूएसए से। सॉरी क्या लिखे? पुनर्वलोकन व्यवस्था कहाँ है? केवल भारत और यूएसए में, और कहीं देश में नहीं है। ध्यान देना है आगे। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघी और अमेरिका परिसंघ के समान है? मतलब ऐसे कौन कौन से लक्षण है भारतीय परिसंघ में और अमेरिकी परिसंघ में समान है? एकल नागरिकता नहीं, भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है। अमेरिका में क्या है? अलग, मतलब कि अमेरिका जो है दोस्तों, वहां पर राज्यों की नागरिकता अलग होती है और वहां पर केंद्र की नागरिकता अलग होती है। ठीक है, संविधान में 3 सूचियां कहां से लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। संविधान की वैधता, संविधान के निर्वाचन के परिसंघीय उच्च न्यायालय, ये कहां से लिया गया दोस्तों? यूएसए से। कहां से पूछा? आईएएस 1993 क्वेश्चन है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय या उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान अमेरिकी दोनों ही परिसंघ में समान रूप से है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था में निम्न किस देश से लिया गया? कहां से दोस्तों? कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कहां से प्रेरित है? कनाडा से। भारत में संघवाद किस देश से पद्धति आधारित है दोस्तों? कनाडा से। आगे चलते हैं। राज्यों का एक संघ होगा, कहां से दोस्तों? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका मतलब ये कनाडा से ही संबंधित है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से संबंधित है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची किसमें है? अनुसूची 7 में है। अनुसूची 7 में जो लिखा गया है वहां किससे प्रेरित है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान दे देना है। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। अरे भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल है जिनमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसका मतलब समवर्ती सूची का मतलब क्या है? आपको पता है दोस्तों, अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं, जो विषय है 3 विषयों में बांटा गया कानून बनाने को। एक होता है केंद्र सूची, दूसरा होता है समवर्ती सूची, तीसरा होता है राज्य सूची। इसमें लगभग आपके 97 विषय हैं, इसमें लगभग आपके 48 विषय हैं, इसमें लगभग आपके 66 विषय हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो टॉपिक दिए गए इसके आधार पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, इसके आधार पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन समवर्ती सूची ऐसी है तो दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं इसमें किसी एक टॉपिक पे। जैसे शिक्षा जो है दोस्तों, शिक्षा जो है समवर्ती सूची विषय है, इसलिए इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है।
ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से उदित की है? अब देखो, यूएसए से नहीं है, स्विट्जरलैंड से नहीं है, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया है? भारत ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे चलते हैं, भारत के संविधान, फिर से वही प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से हैं दोस्तों? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। क्या है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से आधारित है। कहाँ से? आयरलैंड के। और कहाँ है नीति निर्देशक तत्व? भाग 4 में अनुच्छेद 36 लेकर 51 तक इसका उल्लेख है। ठीक, आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई दोस्तों? आयरलैंड से। ठीक है, अभी जस्ट एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, अभी चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान भाग 4 में है। यह कहां से लिया है दोस्तों? आयरलैंड से। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के अन्य देशों के संविधान के से कुछ विशिष्ट लिया गया है। राज्य के निर्देशक तत्व कहां से लिया गया दोस्तों? आयरलैंड से। बार बार वही प्रश्न है, तो बार बार मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, अब यहाँ कुछ सम्मिलित करने के लिए दिया गया। क्या है? कहां से कौन सा सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। क्या है? मूल अधिकार कहां से दोस्तों? यूएसए से। संघीय शासन की संसदीय व्यवस्था कहाँ है दोस्तों? एक माने यूके से, ब्रिटेन से। आपात उपबंध कहाँ है दोस्तों? जर्मनी से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ है दोस्तों? आयरलैंड से। यानी 2-1-4-3 2-1-4-3 कहाँ पे है? 2-1-4, ये देखिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ब्रिटेन। ठीक दोस्तों, मूल अधिकार कहाँ से? यूएसए से। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन से। और आपात उपबंध कहाँ है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से दोस्तों? आयरलैंड से। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं, इसको देखिए, नहीं है। मौलिक अधिकार यूएसए, सही है। राज्य के निर्देशक तत्व, सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, ये नहीं है। केंद्र की, ये जो है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो है आपकी कहां से ली गई दोस्तों? और ये कनाडा से ली गई है। भारत में संविधान में कनाडा के अवशिष्ट शक्तियां, मतलब मैंने बताया था जस्ट आपको, कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ साथ संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियां, कौन को सशक्त? केंद्र, संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होनी है। और कहां से लिया गया दोस्तों? और राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ठीक दोस्तों, और जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां से लिया है दोस्तों? उद्देश्य भाषा, ये सब कहां? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, वाणिज्य एवं व्यापार, समागम, ये सब कहां से लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आगे चलते हैं, मौलिक अधिकार कहां से दोस्तों? अमेरिका 4, निर्देशक तत्व आयरिस्टन 3, मंत्रिमंडल 1 और केंद्र राज संबंध कनाडा। यानी 4-3-1-2 4-3-1 4-3-1-2 बी ऑप्शन। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। बार बार वही चीज दिया गया है, आप इस चीज को देखिएगा, एक्सप्लेनेशन कर लीजिएगा, तब बता दे रहे हैं। और वही है, क्या मिलाऊं मैं। ठीक, आगे चलते हैं, जो अलग है कुछ वही एक्सप्लेन करते हैं। डीपीएसपी कहाँ से? मौलिक अधिकार कहाँ से? देखिए बार बार वही प्रश्न बन रहा है। मतलब ये प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते रहते हैं, और आपको यही चीज तैयार करना है कि कौन सी चीजें कहां पर है। ठीक, ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के राज्यों का संघ है और तथा संघ में शक्ति निहित है, कहां से? कनाडा से। समवर्ती सूची वहीं से। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से दोस्तों? रूस से लिया गया। याद, आपको ध्यान देना है, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। 1976 में जो 42 अमेंडमेंट होता है, उसी समय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। उसके जो समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। देखिए, अभी लिखा भी है, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में
मूलतः अंगीकृत संविधान का भाग नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया या सोवियत संघ से सम्मिलित। रूस या सोवियत से पहले सोवियत संघ था। 1992 में जब विभाजन हो गया तो क्या कहा गया इसे? सोवियत मतलब रूस कहा जाने लगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के संविधान में सबसे अधिक लंबा संविधान है। अच्छा, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया। बात दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक, कैसे संविधान? भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, बात सही है। और क्यों लिखे थे? क्योंकि भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान है। क्या है इसमें? इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। आपको दिमाग कुछ लोग होगा सर 22 नहीं 25 भाग हैं, तो हम बताएंगे, अभी आगे चलेंगे। इससे अभी पैनिक नहीं होना है। इनमें से मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से है? ध्यान देगा, यूएसए से, यानी यूएसए, अमेरिका से। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार के संदर्भ में किस देश से लिया गया है दोस्तों? यूएसए से। मौलिक अधिकार कहां से? यूएसए से। फिर संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान कहां से प्रेरित है? देखिए, कब? झारखंड देश से उपयुक्त में कहीं नहीं। कहां से है मतलब? ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की व्यवस्था का प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निर्वाचनों के अधीक्षण और निर्देशन नियंत्रण हेतु स्वतंत्र आयोग की व्यवस्था का संविधान करने के संदर्भ भारतीय संविधान निर्मात्री के द्वारा था, प्रेरित था, बल्कि यह भारतीय परिस्थिति के अनुरूप की गई। इसका मतलब ये था, हमने किसी से लिया नहीं कि कहीं चुनाव आयोग, इसलिए ध्यान देना है। अब भारत में जो चुनाव आयोग है अन्य देशों को सिखाते हैं भाई चुनाव कैसे कराइए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हमने इसको स्वयं ही मतलब पैदा किया, एक तरह से कहते हैं हमारा है विचार है ये। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तब ध्यान देना, अमेरिका से। पहली बार विश्व का ये ध्यान देना, विश्व का पहला लिखित संविधान है। पहला लिखित संविधान है। कुल इसमें मूलतः जब बना था ये 7 अनुच्छेद थे। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान का प्रथम और पूर्ण लिखित संविधान है और यह विश्व का सबसे छोटा और लिखित संविधान है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। इसीलिए भारत अस्थायी रूप से टिका हुआ। और निर्देश क्या है? उखड़ लिए। अब इधर भारत के संविधान, उस संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेद देखते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। आपको पता है दोस्तों, जब संविधान बना था उस वक्त कुल 22 भाग थे। ठीक है, वर्तमान में गणना के दृष्टिकोण से कितने हो गए? 25 भाग हैं। देखते हैं कौन कौन सा भाग है, एक चीज ध्यान लीजिएगा। पहले भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में डीपीएसपी जिसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 का ये जोड़ा गया कब? ये जोड़ा गया दोस्तों 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 5वें में संघ, ठीक, 6वें में राज्य, 7वें में निश्चित है। फिर 7वां निश्चित कब किया गया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये किया गया जो 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1956 के द्वारा इसे निश्चित कर दिया गया। ठीक है, इसमें एक आयोग का गठन किया गया, क्या नाम था? राजभाषा आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम था? फजल अली की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया 1956। क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग दोस्तों जो गठन हुआ था 1953 में हुआ था। इसने 1953 में हुआ था। इसने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1956 में दिया था। उसी समय इसको निश्चित करिए। इसमें क्या था? पहले राज्य जो थे 4 शेड्यूल में बटे हुए थे, क ख ग घ। हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, अभी भाग समझते हैं। 8 में क्या है दोस्तों? आपका भाग है। 9 में क्या है? पंचायतें हैं। 9 का जो है ये आपका ये भी जो है 74वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 74 संविधान संशोधन जोड़ा गया। और
भाग 9 भी जोड़ा गया है। अक्सर लोग नहीं बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बारीकी ध्यान दीजिएगा। भाग 9 भी 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया। आप कहेंगे सर 9 तो दिया था, नहीं 9 नहीं दिया था। जब 7वां मतलब जो 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था, उसी समय 9 में जो राज्य सम्मिलित थे, जो उसको समाप्त कर दिया, उन राज्यों को समाप्त कर, राज्यों की श्रेणी जो थी उनको समाप्त कर दिया गया, इसलिए जो भाग 9 निश्चित हो चुका था। लेकिन जब हम प्रथम संविधान संशोधन करते हैं, सातवां संविधान संशोधन करते हैं, इसके बाद समाप्त कर दिएगा। फिर 9वां जब संविधान संशोधन किया जाता है पंचायतों को, तो 73 के द्वारा इसको फिर से जोड़ दिया जाता है। नौखा दोस्तों जो है 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में जोड़ा गया। ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अभी चलिए 10वें में क्या है, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए क्षेत्र। 11वें में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, आपको पता है 245 लेकर 265 तक। फिर वित्त और संविदा संबंधी संबंध है। फिर उसके बाद 13 में क्या है, भाग 13 में क्या है, राज्यों के क्षेत्र और बीच व्यापार और वाणिज्य और समागम। भाग 14 में क्या है, आप जिसकी तैयारी करते हैं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 का अधिकरण, ये भी जोड़ा गया है दोस्तों। ये कब जोड़ा गया, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भाग 15 में क्या जोड़ा गया, निर्वाचन है, मतलब है निर्वाचन है। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लिए या एक एंग्लो इंडियन के लिए जो प्रावधान था, ये इसी में है। ठीक है, भाग 17 में दोस्तों क्या है, राजभाषा है। इसमें राजभाषा की उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या है, हाईकोर्ट की भाषा क्या है, केंद्र की भाषा क्या होगी, राज्यों की भाषा क्या होगी, और फिर क्या नाम है, एक राजभाषा आयोग जो है 350 के तहत बढ़ाने की बात की गई है। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है। भाग 19 क्या है दोस्तों, प्रकीर है। भाग 20 में क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन, अनुच्छेद कौन सा, 368 के तहत क्या है, संविधान संशोधन है। भाग 21 क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान है। और भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, इतने आपके भाग हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम कुछ देख लेते हैं, कुछ इसके जो प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, इसके देख लेते हैं, क्योंकि पूर्वावलोकन देखे तो प्रश्न देखना जरूरी है। अब कह रहा है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया दोस्तों, कुल 22 में। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर आप तो अभी 25 बताएंगे, ध्यान देना है, गणना के दृष्टिकोण से मैंने किया। कौन कौन से जोड़ा था, अभी मैंने बताया था 4 का, फिर कौन सा जोड़ा गया, 9 का, 9 ख जोड़ा गया। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद 14 का। आप सोचेंगे सर मूल 22 था, 4 ये बढ़ गया 26 होना चाहिए था। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था, जो 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है 1956 को द्वारा, उसमें जो हो रहा है भाग 7 को समाप्त कर दिया गया, इसीलिए क्या है, केवल 25 ही है। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ क्रम लगाने के लिए दिया गया कि निम्नलिखित, एक ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, क्या है, संघ राज्य क्षेत्र किसमें है दोस्तों, भाग 1 में है। मौलिक कर्तव्य किसमें है दोस्तों, भाग 4 खाम है। नागरिकता भाग 2 में है। राज्य के निदेशक भाग 4 में, मतलब क्रम लगाइए 1 3 4 2, यानी 1 3 4 2। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिए, भाग 1 संघराज क्षेत्र, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, भाग 2 नागरिकता, भाग 4 में राज्य के निदेशक तत्व। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, सोचिए पहले, कौन सा सुमेलित नहीं इसमें से, नागरिकता भाग 2 सही है, मौलिक कर्तव्य भाग 3 सही है, भाग 4 भाग राज्य। ध्यान दीजिए, मौलिक कर्तव्य भाग ये आपको 4 जैसा दिख रहा है, लेकिन भाग 6 है, ये भाग 6 का है। क्या है ये, भाग 4 का ऐसे लिखा जाएगा, यानी यही सुमेलित नहीं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है, हमारे संविधान में किस भाग के तीनों सोपान पंचायतें बनाने की संकल्पना की है दोस्तों, भाग 9 में। अब पता है दोस्तों,
जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 3 श्रेणी की पंचायतें बनाने की बात चली गई थी। कौन कौन सा? एक होता है, ऐसे अगर चलेंगे, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत। ये जिला पे था, जिला पंचायत जिसे कहते हैं। एक क्या था, पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक का जहाँ आपके ब्लॉक प्रमुख वगैरह चुने जाते हैं। और दूसरे कौन सा होता है आपका ग्राम ग्राम पंचायत। ठीक दोस्तों, इसमें है भाग 9 में। एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 के अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 के 392 पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई, जिसके अनुच्छेद 43 खंड क में प्रत्येक राज्य के लिए एक ग्राम और समवर्ती, मध्यवर्ती और जिलावर्ती स्तर पर इसका उपबंध किया गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। और एक चीज ध्यान देना, जहां जहां पे जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पे मध्यवर्ती पंचायत होना जरूरी नहीं था। ठीक, जैसे पश्चिम बंगाल में नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायिका के बारे में है? कौन से दोस्तों? भाग 11, अध्याय 1। ठीक, संविधान के भाग 11 अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 लेकर 255 तक संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों की बात की गई। उसके बाद प्रशासनिक संबंध है। ठीक है, और 256 से लेकर 263 तक कैसे संबंध है दोस्तों? प्रशासनिक संबंध है। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें कुछ सम्मिलित करने के लिए दिए गए उपाधियों का अंत कहाँ है दोस्तों? मूल अधिकार में है कि नहीं है? तो 3 हो गया। पंचायतों का गठन कहाँ है दोस्तों? अनुच्छेद 40 के तहत है पंचायतों का गठन। और कहाँ पे? इसमें एक हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए प्राप्त के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये मौलिक कर्तव्य भी है। इसमें क्या दे रहा है? ये तो मान ली 2 हो गया। ठीक, आइएगा बी ऑप्शन क्या है इसमें? उपाधियों का मूल अधिकार, फिर ग्राम पंचायतों का गठन, राज्यों के निरीक्षक तत्व, 14 वर्ष बच्चों के बालकों को प्राप्त के लिए शिक्षा, मौलिक कर्तव्य। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा तो 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम बालकों के लिए शिक्षा की बात जो कर रहा है वो कौन सा था दोस्तों? वो डीपीएसपी में लिखा गया है। डीपीएसपी में लिखा गया अनुच्छेद 45 के तहत। कहा किसमें? अनुच्छेद 45 के तहत ये चीज लिखा गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें सम्मिलित करने की बात कहा गया है। क्या है इसमें? क्या है? कौन सा सही सुमेलित है? मौलिक अधिकार दूसरा भाग नहीं, किसमें है? 3 में है। नागरिकता तीसरा भाग नहीं, किसमें है? 2 में है। मौलिक कर्तव्य चौथा क भाग, ये बात तो सही है। 5वें भाग क्या है? राज्य के नीति तत्व नहीं, किसमें? चौथे में। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे आइएगा। नागरिकता किसमें? भाग 2 सही है। संघराज क्षेत्र, ये संघराज क्षेत्र किसमें है? भाग 8 में है। ठीक, मतलब संघराज्य में संघ शासित प्रदेश जो है, इसी ध्यान, जो संघ शासित प्रदेश है उनके जो प्रावधान किया गया है वो इसी में है। किसमें? भाग 8 में। और नगर पालिका है भाग 9 कम है, और निर्वाचन भाग 15 में। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। फिर सम्मिलित करने के लिए आ गया। क्या इसमें? पंचायतों गठन किसमें दोस्तों? एक चीज आपको देखिएगा, जो डीपीएसपी में जो दिया गया है, डीपीएसपी में प्रेरित है कि ग्राम के लिए मतलब एक पंचायत होगी। अब इसका जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था, ये जोड़ा किसमें गया? भाग 9 में पंचायत का। संघ क्षेत्र भाग 8 में। भारतीय संविधान का भाग 6 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और 9 का में क्या है? नगर पालिका है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। वही बार बार रिपीट हो रही चीजें। ठीक दोस्तों, भारत संविधान के किस भाग पंचायत राज का व्यवस्था की गई दोस्तों? भाग 9 में। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। बार बार वही प्रश्न चल रहा है, जो बस बार बार पूछा जाएगा उसको रिपीट नहीं करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किसमें दोस्तों? भाग 3 है। मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य 4 का में। ठीक, देखिए आपात उपबंध भाग 18 में संविधान। ठीक, ले लीजिए, हो गया। आगे चलते हैं।
क्या है? मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में, संघ भाग 5 में और आपातोपबंध भाग 8 में। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। संघ मतलब क्या? जो केंद्र सरकार की शासन प्रणाली दिया गया उसके बारे में। ये देखिए, मौलिक कर्तव्य भाग 4, राज्य भाग 6, संघ किसमें? भाग 5 में। संघ मतलब केंद्र सरकार के बारे में किसमें दिया है? भाग 5 में दिया है। महान्यायवादी भाग 5 में अनुच्छेद 76 के तहत लिखा गया है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। वही चीजें बार बार पूछी जा रही हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, भाग 15 में क्या है? भाग 15 में निर्वाचन है, आपको पता है। तो इसी मतलब पहले हम 4, भारत के भाग क्या है? 16। 16 में क्या था? कुछ वर्गों को विशेष उपबंध था। 4-3 भारत के संविधान के भाग राजभाषा थी, क्षेत्रम थी। 4-3-2 और इसमें क्या था? आपात उपबंध। 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर क्या है? भारतीय संविधान भाग 16 संबंधित है, किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं कुछ अनुच्छेद संविधान में लिखा गया उसके बारे में। ठीक है, अब इसको अनुच्छेद जो तालिका में दिया गया, तालिका के माध्यम से देखते हैं किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है। इस पर ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 1 में क्या है दोस्तों? संघ और राज्यों, संघ का नाम और राज्य के क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या है? जो इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद वही चीज इसमें लिखा है, सब नहीं लिखा गया। नए नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ठीक दोस्तों, आगे क्या है? सॉरी, ठीक। अनुच्छेद 3 में क्या है दोस्तों? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों का सीमाओं में परिवर्तन। अभी अनुच्छेद देख लीजिएगा, आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों? नागरिकता है। अनुच्छेद 14 में क्या है दोस्तों? बीच की समझ समता, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों? धर्म, मूलवन, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का रोक। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में दोस्तों अवसर की समानता है। हल्का छोटा कर लें। ठीक। अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक। वाक अभिव्यक्त इसमें दिया दोस्तों कुछ अधिकारों को। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधियों के लिए दोष से संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या है? अपराध में दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का क्या है? 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए सभी के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कब जोड़ा गया दोस्तों? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। कब? 2002 के द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है? अनुच्छेद 22 में क्या है दोस्तों? कुछ दस्तावेजों में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या है दोस्तों? मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम। अनुच्छेद 24 में क्या है दोस्तों? कारखानों आदि बाल नियोजन के प्रतिषेध, मतलब जो बाल श्रम होता है उससे प्रतिषेध करता है, और इसे क्या मानव दुर्व्यापार को प्रतिषेध करता है। ठीक दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 15 क्या है? अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मनाने पर छूट है, स्वतंत्रता है, कोई भी हो सकता है। अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 32 क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 39 में क्या है? राज्य के लिए अनुसरणीय कुछ नीति जो दिया गया उसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 क्या है? कुछ दस्ताओं में काम एवं शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 43 खाद्य उद्योग समितियों की बात की, कब जोड़ा गया? इसके 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया। अनुच्छेद 44 क्या किया दोस्तों? सबके लिए समान नागरिक संहिता की बात की गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार यहाँ पास पूछा जाता रहता है। अनुच्छेद 45 क्या है दोस्तों? 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए बाल अवस्था एवं देखभाल की शिक्षा का प्रावधान। ध्यान दीजिएगा, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों, उसी के माध्यम से इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकेंड, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 48 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 48 में देखिए, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा कब जोड़ा गया दोस्तों? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, आगे अनुच्छेद 50 में क्या है दोस्तों? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। आपको कंफ्यूजन के लिए दे सकता है न्यायपालिका और विधायिका, तो विधायिका नहीं है, किसमें? न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में। अनुच्छेद 51 क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 51 का क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। अभी मैंने जस्ट कहा। अनुच्छेद 52 भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 क्या है? राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति की गई है।
अनुच्छेद 57 क्या है दोस्तों, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। अनुच्छेद 58 क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है। अनुच्छेद 60 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा शपथ में प्रतिज्ञा, ध्यान देना कभी कभी कंफ्यूजन के लिए पूछा जा सकता है। अनुच्छेद पूछा जाता है कि कभी कभी आपको कंफ्यूजन के लिए डाल सकता है कि अनुच्छेद तीसरी अनुसूची में क्या राष्ट्रपति का है। ध्यान दीजिए, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 70 क्या है दोस्तों, आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है, यानी अगर कोई समस्या आ जाती है तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के कृत्यों का मतलब कार्यों का देखभाल करेगा। ठीक दोस्तों। फिर अनुच्छेद 72 क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 72 के क्षमा आदि के कुछ मामले दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण के राष्ट्रपति की श्रीमती। ध्यान दीजिए, सिंपल सा क्षमा की शक्ति जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति किसमें संबंधित है दोस्तों, 72 में। अनुच्छेद 73 क्या, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति के क्या है, विस्तार है। अनुच्छेद 74 क्या है, राष्ट्रपति की सहायता में सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान है। ठीक दोस्तों, आगे चलिएगा। अनुच्छेद 75 में क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति है और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करेगा उसके जो सेवा शर्तें हैं इसी में दी गई, मतलब प्रावधान जो है प्रक्रिया है अनुच्छेद 75 में ही दिया गया है। अनुच्छेद 76 में क्या है, महान्यायवादी है। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद के गठन का प्रावधान क्या क्या है, संघ के लिए एक संसद होगी जिसका जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 80 में क्या है दोस्तों, राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 में देखते जाइए बस, लोकसभा की संरचना है। अनुच्छेद 83 में क्या है, राज्यसभा के स्थायी सदन की बात की गई है। अनुच्छेद 84 में क्या है, संसद के सदस्यता की अर्हता है। अनुच्छेद 85 में क्या है, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात की गई है। अनुच्छेद 100 में क्या है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा निर्णायक मत होने पर पक्ष या विपक्ष में होता क्या है, जब कभी कभी कोई किसी मत पे मतदान होता है तो लोकसभा के अगर सदस्य जो है दोनों तरफ अगर संख्या बराबर हो जाती है, उस वक्त जो निर्णायक मत दिया जाता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है। तो उसका प्रावधान किसमें दोस्तों, 100 में है। ठीक है। दोनों 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन की बात की गई, संयुक्त बैठक की बात की गई है। 109 धन विधेयक संबंधित प्रक्रिया है और 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 112 वित्तीय वार्षिक विवरण जिसे हम बजट कहते हैं, बजट प्रावधान है। और 117 में क्या है, वित्त विधेयक की बात करता है, किसका, वित्त विधेयक का। अनुच्छेद 122 में क्या है, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही के बीच जांच न करने का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 123 इसमें क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है तो कौन सा अनुच्छेद है, 123। ठीक है। 124 क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात की गई है। 129 में क्या है, उच्च न्यायालय की अभिलेखों के न्यायालय की बात की गई है। 137 क्या है, उच्चतम न्यायालय के पुनर्लोकन शक्ति दी गई है। 143 में क्या है, उच्चतम न्यायालय परामर्श और राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। 148 में क्या है, राष्ट्रपति के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 161 में क्या है दोस्तों, राज्यपाल के क्षमा करने की शक्ति है। अगर पूछा जाए राज्यपाल की क्षमा करने से 161 और राष्ट्रपति का 72। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक दोस्तों। अनुच्छेद 164 में क्या है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। 165 राजमाधिवक्ता। 76 में क्या था, अटॉर्नी जनरल या क्या नाम था उसको, महान्यायवादी। अनुच्छेद 169 में क्या है दोस्तों, राज्य के विधान परिषदों द्वारा उत्साधन और सृजन की बात कही गई। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 74 क्या क्या कहा गया दोस्तों, राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल पर समय समय पर सत्र बुलाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 200 के द्वारा क्या है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा विधेयक की अनुमति न देने पर अनुमति रोक लेना। और राष्ट्रपति के, यानी होता क्या है, कभी कभी जब राज्य की विधानमंडल कोई कानून पारित करती है तो राज्यपाल क्या करता है, उसे रोक लेता है अपने पास या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज देता है। उसको क्या कहते हैं, अनुच्छेद 200 है। अनुच्छेद 201 तहत क्या है, राष्ट्रपति जो राज्यपाल जिस विधेयक को भेजता है उस पर अगर रख लेता है, आरक्षित कर लेता है, वो है अनुच्छेद 213 क्या है दोस्तों, इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसका, राज्यपाल का।
213 के तहत कौन करता है? राज्यपाल करता है। और 123 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 214 में उच्च न्यायालय की बात की गई है। 215 में कहा गया उच्च न्यायालय क्या होगा? अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब ये होता है अगर इसके जो रिकॉर्ड होंगे उसको रिकॉर्ड रखा जाएगा और इनको कोई अगर इनके आदेश कोई उल्लंघन करता है तो न्यायालय के पास उसको दंड देने क्या होगा? शक्ति होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। 216 उच्च न्यायालयों का गठन की बात की गई है। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद शर्तों की बात की गई। 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई। 226 रिट वाली बात है, आप लोग पढ़ते होंगे 226 और 32 को, कि क्या है? 226 के तहत कोई भी अगर आपको मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, 231 तहत क्या है? दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने की बात की गई है। 233 में क्या है दोस्तों? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। 239 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की बात कही है। 239 का क्या है? दिल्ली के संबंध के विशेष उपबंध बात की गई है। 239 का बार बार प्रश्न पूछा गया है। 241 में क्या है दोस्तों? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात कही गई है। 243 का ग्राम सभा आपको पता है। 73 संविधान संशोधन। 243 का पंचायतों का गठन। 243 का पंचायतों की संरचना। 243 का पंचायतों में आरक्षण प्रावधान मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से पूछा जाता है बार बार। 243 पंचायतों के वित्तीय मामले सिफारिश करने के लिए राज्यों के वित्त आयोग की गठन करने का प्रावधान है। ठीक दोस्तों, यानी वित्त आयोग की जो बात की गई है, राज्य के लिए क्या एक वित्त आयोग है, एक निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है। इसका प्रावधान इसी अधिनियम के तहत इसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा? 73 संविधान 73 और 74 के द्वारा ये चीज जोड़ा गया है। 243 था पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 था न्यायपालिका का गठन। 243 यह का न्यायपालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 यह का जिला योजना के लिए एक समिति। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। 243 है क्या? सरकारी समितियों का निगमन। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 249 दोस्तों केंद्र राज्य संबंध के राज्य सूची के विषय पे राष्ट्र हित के विधि बनाने के लिए संसद के सदस्य। का मतलब ये है अगर राज्य सूची, अभी आपने 3 सूचियों को देखा था, अब उसमें राज्य सूची के विषय में क्या किसको अधिकार है? राज्य को अधिकार है बनाने का। कभी कभी होता क्या है, अगर संसद चाहे कानून बना सकती है लेकिन इसके लिए क्या किया जाएगा? राज्यसभा इसमें अनुमति देगी, 2/3 बहुमत से अगर कह देगी भाई साहब आप बना सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में अच्छे देखेंगे, आप अनुच्छेद देख लीजिए बस। 253 के तहत क्या? अंतरराष्ट्रीय करार अगर कोई होता है उसके तहत क्या है? कानून बनाने की शक्ति है इसके पास, संसद के पास, किसी भी समय में। आगे देखिए दोस्तों, 262 में क्या है? अंतरराज्यीय नदी और नदी दोनों संबंधी न्यायाधिकरण की, मतलब जो अंतरराज्यीय नदी होती है उसके जो न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है, ट्रिब्यूनल की जो स्थापना की जाती है 262 तहत की जाती है। 263 तहत अंतरराज्यीय परिषद के प्रावधान किया गया। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति। और 266 तहत क्या है? भारत और राज्यों के बीच संचित निधियों और लोक लेखा निधियों का प्रावधान। ध्यान दीजिए, 266 एक, 266 दो। 266 एक में संचित निधि है और 266 दो में लोक निधि का प्रावधान किया गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। 267 भारतीय आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया। 280 वित्त आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्रावधान किया गया। 301 का विधि आयोग के, मतलब आपको पता है कि जो संपत्ति का अधिकार होता था पहले क्या था? मौलिक अधिकार था, और इसे हटाकर कब हटाएगा? 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसे हटाकर 300 का के तहत एक विधिक अधिकार दिया गया। क्या? आप संपत्ति रख सकते हैं। ठीक है, इस चीज का जो अधिकार दिया गया 301 के तहत विधिक अधिकार दे दिया गया, मौलिक अधिकार क्या किया? समाप्त कर दिया गया। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 अखिल भारतीय सेवाएं मतलब ये किसी भी अखिल, अगर राज्यसभा अगर आपको अनुमति दे देती है कि भाई साहब आप बना सकते हैं संसद को, मतलब लोकसभा कह सकते हैं, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का क्या किया जा सकता है? सृजन किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, 324 निर्वाचन का निरीक्षण और निर्देशन के नियंत्रण का निर्वाचन आयोग के निहित होना है। ठीक है, 226 क्या है? लोकसभा राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन व्यक्ति मताधिकार पर आधारित है। आपको पूछा गया बार बार ना, मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद पर आधारित है दोस्तों? 326 पे है। प्लस यहाँ ये भी कहा गया है जो मत देने का अधिकार है कैसा है? आपका विधिक अधिकार है, ना कि
बी ये कैसा है, विधिक अधिकार है। 330 क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। एससी एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए क्या है, आरक्षण की बात कही। 330 काम का क्या, लोकसभा महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। किसको, अभी आपको पता है ना, नारी शक्ति अधिनियम पारित किया गया, कौन सा, नारी शक्ति अधिनियम, उसी के तहत किया गया है। 331 क्या गया, लोकसभा में अंग समुदाय को पंजीकृत। इसका मतलब क्या था, पहले क्या होता था, लोकसभा में 2 और राज्यों की विधानसभाओं में एक जो था एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता था। ये क्या किया गया, 2019 में 104वां जो संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया गया। 332 का क्या था, राज्यों की विधानसभाओं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान। अभी ऊपर क्या था, 330 में क्या था, लोकसभा में। 332 क्या है दोस्तों, राज्य की विधानसभाओं में। 332 का नाम क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की, कौन सा, नारी शक्ति अधिनियम। ठीक है दोस्तों। 333 में क्या है, राज्य की विधानसभाओं में अंग समुदाय के लिए, इसको भी सम्मत कर दिया गया। ठीक है, एक सदस्य का होना था। ठीक है। 338 क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग का अध्यक्ष की बात की। 338 का अभी दोस्तों क्या है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, पहले एक ही आयोग होता था। 1899 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 2003 में इन दोनों आयोग को अलग कर दिया गया। ठीक दोस्तों। पिछड़े वर्ग आयोग के लिए 338 का। 340 में क्या है, पिछड़े वर्ग के दशाओं के लिए एक आयोग की नियुक्ति की बात करता है। 343 में क्या है दोस्तों, संघ की भाषा हिंदी और लिपि कैसी होगी, देवनागरी की होने की बात कही गई है। 344 क्या है दोस्तों, एक राजभाषा आयोग गठन करने की बात किया गया है। ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं। 350 कम क्या किया गया दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। 350 कम क्या गया है दोस्तों, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का बात की। 350 में क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्तर पर कहा गया जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दिया जाएगा वो मातृभाषा होनी चाहिए। और 350 खम किया गया, अल्पसंख्यक भाषाई वर्गों के लिए क्या गया, विशेष प्राधिकारी की बात कही गया है। 352 में क्या कहा गया, आपात के राष्ट्रीय आपात की घोषणा और युद्ध और वाह्यकमर के सशस्त्र विद्रोह की बात की गई है। ठीक है, अगर होता है, जब कहा गया है राष्ट्रीय आपात जब घोषित किया जाएगा, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, युद्ध या वाह्यकमर सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। ठीक है, पहले ये था जो सशस्त्र विद्रोह था, इसको आंतरिक अशांति से प्रतिस्थापित कर दिया गया। हम लोग अनुच्छेद देख रहे हैं, आगे जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे अच्छे से देखेंगे। ठीक है। 356 तहत क्या है दोस्तों, राज्यों के संवैधानिक तत्व जब विफल हो जाता है तो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसी का प्रावधान जो लगता है वो किसके तहत लिया गया है, इसी के तहत लिया गया। 360 वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। 368 क्या है दोस्तों, संविधान सभा के लिए मतलब संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन जो होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार से होता है तो 3 प्रकार से है, लेकिन 368 तहत 2 प्रकार से होता है। एक 2/3 बहुमत होता है, एक होता है 2/3 बहुमत प्लस 50% राज्य। ये जो प्रावधान किया गया दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है, 368 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्लास आज अच्छी लगी होगी, तो कृपया हमारी क्लास चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रही बात अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक दोस्तों, तब के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन करें। ठीक है।